रचना, अभिव्यक्ति एवं संचार माध्यम, ये है हमारा आज का विषय। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपके 5 नंबर के। रचना, अभिव्यक्ति, संचार माध्यम, यानी हम अपने अभिव्यक्तियों की, अपने विचारों की रचनाएं कैसे करते हैं, कैसे लिखें, यदि हमारे सामने कोई विषय दे दिया जाए वो। और मुख्य है संचार माध्यम। संचार माध्यम हमारे मुख्य रूप से 4 माध्यम हैं, जैसा कि हम जानते हैं, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी, इंटरनेट। ये 4 जो है मुख्य हमारे संचार के माध्यम हैं। तो किस प्रकार समाचार शैली होती है, समाचार शैली की रचनाएं कैसे होती हैं, टीवी पर जो समाचार प्रसारण होते हैं उसके क्या नियम हैं, क्या समाचारों के लेखन के चरण होते हैं, क्या स्तंभ लेखन होता है, क्या फीचर लेखन होता है, ये किस प्रकार संपादकीय लेख होते हैं, तो इन विषयों पर सब पर चर्चा यहाँ पर होती है। अब बहुत सारे प्रश्न बड़े आसान भी पूछ लिए जाते हैं कि 2 हिंदी चैनलों के नाम लिखिए जो न्यूज़ लगातार जो है 24 घंटे समाचार प्रसारित करते हैं। बड़ा आसान है, बच्चे लिख देते हैं कि ये 2 चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हैं। और जैसा कि 11th में मैंने 30 क्वेश्चन ही करवाए थे, लेकिन यहाँ पर 19698 के आसपास क्वेश्चन होंगे। और मैंने आपको 2 PDF भेज भी दी हैं इन क्वेश्चनों की, तो आपके पास 70, 75, 80 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं। और लेकिन इन क्वेश्चनों को समझाना मैं अपना कर्तव्य समझता था, फर्ज समझता था, तो इसलिए मैंने ये आज के लिए इसके लिए, क्योंकि वैसे तो विशेष इसमें, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। कई बार जो कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए मैंने जो इसको समझाने के लिए आपके सामने इस वीडियो को जो है वो प्रस्तुत किया है। रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? देखो, हमारे पास सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम, अखबार, न्यूज़पेपर। उसके बाद जो है हमारा दूसरा जो माध्यम आया वो रेडियो आया। रेडियो से लोगों को जानकारियाँ मिलने लगी, कहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पहले समाचार पत्र था, जो गोवा में 1956 में जो है पहली बार प्रिंट प्रेस जो है 1800 कुछ में है, आगे आएगा वो मुझे ध्यान नहीं है। गोवा में अंग्रेज़ों के द्वारा अपनी धर्म की पुस्तक को छाप कर उसको बेचने के लिए, धर्म प्रचार के लिए जो है सबसे पहले पुस्तक छापी गई थी। तो उसके लिए सबसे पहला माध्यम था प्रिंट, उसके बाद आया था रेडियो, उसके बाद माध्यम आया हमारे पास टेलीविज़न, जो रेडियो की परिभाषा ही जिसने बदल दी। और आज हमारे पास जिसने तीनों माध्यमों की परिभाषा को ही बिल्कुल बदल दिया। हम किसी भी वक्त अपने मन चाहे समय के अनुसार जो है जानकारियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो वो सबसे तेज माध्यम आया हमारे पास, इंटरनेट माध्यम। तो ये संचार माध्यम है जो जिनका स्वरूप बदलता बदलता अब इंटरनेट तक पहुंच गया है। और इन्हीं संचार माध्यमों के बारे में हमें अच्छी प्रकार से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा, जैसे कि समाचार पत्र हैं वो क्या है, एक प्रिंट माध्यम है, यानी छपाई का माध्यम है। उसको हम सुरक्षित भी रख सकते हैं, अपने समय अनुसार देख सकते हैं, चीज़ों को हम संजो कर रख सकते हैं। उसमें कुछ कटिंग जो हमारे काम की हैं उनको हम सेव कर अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कब तक रखें, थोड़ी समस्या यहाँ है। फिर है रेडियो। रेडियो जो है सर्वे माध्यम है, हम सुन सकते हैं रेडियो को में, ना हम देख सकते हैं ना हम पढ़ सकते हैं, केवल सुनेंगे। और सुनेंगे तो क्या होता है कि अब की जो बातें अभी चली गई वो दोबारा हम इसमें सुन नहीं सकते, ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। हाँ, चीज़ों को स्पष्ट करने का एक माध्यम ठीक है। इसके बाद आया टेलीविज़न, दृश्य और श्रव्य, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और प्रमाणित कर सकते हैं कि हाँ ये घटना हुई है या ये समाचार ठीक है या गलत है। तो फिर आया तीसरा इंटरनेट माध्यम। इंटरनेट माध्यम जो है संचार माध्यम का सबसे तेज माध्यम है और इसके माध्यम से मैंने जैसे कि बताया, हम किसी भी वक्त किसी भी सूचना या घटना को हम जान सकते हैं। सबसे पहले रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? समाचार लेखन की भाषा के बारे में आए तो सरल ही होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचने की भाषा के साथ साथ मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। इसके बाद वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय सबसे पहले किस साइट को जाता है? तो पूछा है तो rediff.com है, जो इंटरनेट की साइट है, उसको जाता है।
टीवी पर प्रसारित किए जाने वाले समाचार किन चरणों से होकर दर्शकों तक पहुंचते हैं? तो ये 8 चरण होते हैं जो टीवी पर जो समाचार प्रसारित होते हैं तो उसके माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। सबसे पहले होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, अर्थात कुछ ही शब्दों में किसी घटना को बताया जाता है। उसके बाद होता है ड्राई एंकर, यानी जो न्यूज चैनल पर जो बैठा है वो उस घटना के बारे में सूचना देता है। उसके बाद होता है फोन इन, यानी घटना पर मौजूद व्यक्तियों से फोन पे बात की जाती है। इसके बाद जो है तो हमारा जो नेक्स्ट चरण होता है वो एंकर विजुअल होता है। विजुअल का अर्थ होता है दृश्य, यानी घटना से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं। फिर होता है एंकर बाइट, बाइट का अर्थ होता है कथन, यानी घटना पर मौजूद लोगों के कथन जो है वो लाइव प्रसारित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। इसके बाद होता है लाइव, घटना के बारे में लाइव जानकारी दी जाती है। फिर होता है एंकर पैकेज, पूरी घटना की जानकारी एक साथ होती है। पैकेज का मतलब पूरा पैकेज होता है जिसमें घटना से संबंधित तस्वीरें भी होती हैं, वीडियोज भी होते हैं, लोगों के कथन भी होते हैं, पूरी घटना की संभावनाएं दिखाई जाती हैं कि क्यों ये घटना का कारण हुआ और किस प्रकार इस घटना से बचा जा सकता था। अर्थात न्यूज़ चैनल वाले ये कहने लगते हैं सुबह से देखिए शाम को 8 से 9 बजे या 7 बजे से 8 बजे इस घटना के बारे में पूरी जानकारी, तो एंकर पैकेज होता है। इस प्रकार जो है 8 जो है इसके चरण होते हैं। विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं? विशेष रिपोर्ट को के वैसे मुख्य रूप से जो है चार प्रकार होते हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। इनके बारे में हम अलग अलग से जान लेंगे कि किस प्रकार खोजी रिपोर्ट होती है, किस प्रकार इन डेप्थ रिपोर्ट होती है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है और किस प्रकार विवरणात्मक रिपोर्ट होती है। इंटरनेट पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि इसमें केवल समाचारों का संप्रेषण नहीं होता, यानी एक से दूसरी जगह समाचार जाते ही नहीं है, बल्कि पुष्टि या सत्यापन, बल्कि खबरों के बैकग्राउंडर तैयार करने के लिए तत्काल हम जो है सहायता मिल जाती है हमें इंटरनेट के माध्यम से। तो इसलिए इंटरनेट में पर पत्रकारिता के बहुत लोकप्रिय होने का कारण रहा है। इसके बाद है रेडियो समाचार की संरचना किस शैली पर आधारित होती है? तो एक प्रसिद्ध समाचार शैली है जिसका नाम है उल्टा पिरामिड शैली। तो ये उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ भी मैं समझाऊंगा आपको कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडियो पर समाचार संरचना किस शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा का मतलब घटना के परिणाम को पहले बताना और फिर घटना के बारे में जानकारी देना। आप शॉर्टली समझ जाएं, कोई अंतर के अनुसार उत्तर के अनुसार अभी समझाएंगे कि क्या अंतर है इन दोनों में। मेरी बात यह है कि मुख्य घटना के जो परिणाम है उसको पहले कि इतने यहाँ पर ये घटना घटी और इतने मर गए, उल्टा पिरामिड शैली होती है। अब कहते हैं कि भाई सीधा पिरामिड क्या होगी? सीधा पिरामिड तो ये होगी कि पहले जानकारी देना शुरू करेंगे और फिर जैसे कहानी होती है, पहले कहानी शुरू होती है और अंत में पता लगता है कि कहानी का परिणाम क्या निकला, तो ये होती है। तो सीधा नहीं, यहाँ पर उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है। पहले घटना बता दी जाती है, फिर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ? तो मैंने जैसे कहा था 1556, मैंने 1956 कुछ निकल गया था, तो 1556 में भारत में पहला छापाखाना कहाँ पर खुला था? गोवा में खुला था। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है? बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताना है। तो जो बीट रिपोर्टिंग होती है, संवाददाता जो रिपोर्टर होता है वो क्या होता है कि उस क्षेत्र के विषय में सामान्य जानकारी देता है, दिलचस्पी होना जिसमें पर्याप्त है। जबकि विशेषीकृत रिपोर्ट होता है विषय से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में, मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में विश्लेषण पूर्वक जानकारी देता है। देखो ध्यान देना, बीट रिपोर्टिंग का अर्थ होता है केवल उस क्षेत्र के विषय में जानकारी देना। यहां घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का विवरणात्मक ब्यौरा देना, दोनों में इतना अंतर है। पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं? हम पत्रकारीय शब्द से ही समझ जाए कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। समाचार माध्यमों में काम करने वाले जो पत्रकार होते हैं, वह अपने पाठकों, दर्शकों, जैसे टीवी की बात करें या श्रोताओं जैसे रेडियो की बात करें, तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का जो इस्तेमाल करते हैं, यानी विभिन्न प्रकारों का इस्तेमाल करते हैं, वही क्या होता है? पत्रकारीय लेखन होता है। अब ये पूछा है
कि पत्रकारीय लेखन के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्रकारीय लेखन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। तो जैसे अंशकालीन पत्रकार है, फ्रीलांसर पत्रकार है, तो ये जो पूर्णकालिक पत्रकार है, तो 3 प्रकार के जो है क्या होते हैं, पत्रकार होते हैं। तो इसमें बताया गया है 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र लेखन। ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करी है पूर्णकालिक पत्रकार की, तो किसी संगठन में काम करने वाला नेता नियमित वेतनभोगी होता है। जैसे गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं, नौकरी करने वाले होते हैं, वो नियमित होते हैं, वो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, यानी पूर्ण रूप से काम करने वाले, उसी न्यूज चैनल, अखबार या रेडियो के लिए काम करने वाले होते हैं, वो पूर्णकालिक होते हैं। इसके बाद जबकि अंशकालिक पत्रकार होता है, वो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित पैसे पर और निश्चित समय के लिए जुड़ा होता है कि मैं 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए आपसे पर मंथली, महीने इतना पैसा लूंगा, वो होता है। अब यहाँ पर जो है स्वतंत्र पत्रकार के बारे में नहीं बताया गया, फ्रीलांसर होता है। तो स्वतंत्र पत्रकार वो होता है जो स्वयं खबर को छापता और किसी भी रेडियो या टीवी को जो है उस खबर के बारे में जानकारी देता है और उससे मनचाहा पैसा वसूलता है, वो होता है स्वतंत्र पत्रकार। वो किसी भी अखबार या न्यूज चैनल को अपनी न्यूज जो है वो बनाकर दे सकता है। पत्रकारीय लेखन का संबंध किनसे है? तो पत्रकारीय लेखन का संबंध या दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं की समस्याओं मुद्दों से है, यानी आसपास की जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे है से उसका संबंध। अखबार और पत्रिका के लिए लेखक और पत्रकार को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अखबार और पत्रिका को लेखक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा याद रखना चाहिए कि वो जो भी लिख रहा है वो एक विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, यानी बहुत बड़े संगठन के बहुत लोगों के लिए लिख रहा है, जिसके पाठक जो है यानी पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के कुलपति से लेकर यानी चांसलर से लेकर एक आम मजदूर तक, यानी बड़े से बड़े विद्वान से लेकर एक पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे मजदूर और किसान सब शामिल होते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर एक पत्रकार को लेख लिखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारीय लेखन में कैसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? तो यही बात है कि ज़्यादा क्लिष्ट भाषा, अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधे, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। अखबार जो हैं वो यही पूछा है कि अखबार में जो समाचार हैं वो किस शैली में लिखे जाते हैं। तो अधिकांश जो समाचार हैं वो एक खास शैली में, यानी उल्टा पिरामिड शैली ही होती है वो भी, और इसमें किसी घटना या समस्या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को, सूचना को, जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है, बाद में उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाचार समाप्त नहीं हो जाता। उल्टा पिरामिड शैली से क्या अभिप्राय है? कई बार पूछा भी गया है प्रश्न CBSE में। तो उल्टा पिरामिड शैली है क्या? यह शैली सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। इस शैली में जो कहानी होती है या कथा होती है उस शैली के बिल्कुल ठीक उल्टी होती है, जैसे कि मैंने बताया, जिसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है। यानी कहानी की बात करें, कथा में कहते तो क्लाइमैक्स सबसे आखिर में आता है, लेकिन यहाँ सबसे पहले आ जाता है। तो जिसमें का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर कथा लेखन, कहानी लेखन की बात की गई है। इसमें क्लाइमैक्स सबसे पहले आता है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले ही बता दिया जाता है। समाचार लेखन में किन ककारों को ध्यान में रखा जाता है? जब समाचार लिखे जाते हैं तो कौन से ककार होते हैं, कैकार होते हैं, यानी कौन से कै के से बने हुए वो शब्द होते हैं जिनके आधार पर समाचार लिखा जाता है। तो ये 6 ककार होते हैं। तो जिसमें क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इन 6 ककारों का ही उत्तर देने का प्रयास किया जाता है समाचार लिखते वक्त। अब ये कहते हैं कि समाचार लिखे कैसे जाते हैं? इन 6 ककारों को ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से? क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये 6 ककार जो होते हैं जिनके आधार पर समाचार लेखन लिखे जाते हैं, यानी समाचार लिखे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है। कैसे ये 6 ककारों का रूप प्रयोग किया जाता है? फीचर क्या है?
या फीचर लेखन किसे कहते हैं? एक नंबर में पूछा जा सकता है कि फीचर क्या है, फीचर लेखन किसे कहते हैं? तो फीचर लेखन एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। यानी एक ऐसा लेखन जो बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया है, जो सृजनात्मक है यानी क्रिएटिविटी से परिपूर्ण है, और जो आत्मनिष्ठ है यानी अपने ऊपर जो है प्रभाव ये समझकर कि ये जो घटा है जिससे मेरे साथ घटा हो, तो आत्मनिष्ठ है यानी अनुभवी लेखन के द्वारा लिखा हुआ लेख है, जिसका उद्देश्य केवल पाठकों को सूचना ही देना नहीं होता है, शिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। तो फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है, क्योंकि फीचर लेखन का मुख्य उद्देश्य केवल घटना की जानकारी नहीं देना होता है, लोगों को शिक्षित करना भी होता है और लोगों को का मनोरंजन करना भी होता है। तो सारी बातें एक फीचर लेखन में समाहित होती हैं, केवल सूचना देना भर नहीं होता है, बाकी सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी होती हैं। फीचर की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? ठीक है, वही है, सपाट बयानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा शैली को अलंकारिक और दुरूह है यानी बहुत कठिन बना दिया जाए। यानी सपाट बयानी नहीं होनी चाहिए, यानी आम बोलचाल की भाषा तो नहीं होनी चाहिए फीचर लेखन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ही अलंकारिक और कठिन बना दिया जाए, क्योंकि फीचर लेखन में एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये ऊपर आया था। फीचर लेखन को रोचक कैसे बनाया जा सकता है? तो बीच में फीचर लेखन में फोटो कर दिए और इसके बाद रेखांकन कर दिया, मुख्य मुख्य बातों को ग्राफ बनाकर ग्राफिक के जरिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, तो अत्यधिक रोचक हो जाती है। फीचर के आखिर में क्या होना चाहिए, यानी अंत में क्या होना चाहिए फीचर लेखन के? तो भविष्य की योजनाओं पर फोकस होना चाहिए। फीचर लेखन यानी एक लेखकीय समस्या समाधान आजकल की घटनाओं के आधार पर होता है, और अंत में यह होता है कि इस प्रकार घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, वो सब उसके अंतर्गत होता है। अखबारों में किस तरह के लेख होते हैं? तो अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन जो है से उस अखबार की छवि बनती है, यानी शोभा बढ़ती है। और अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय यानी एक पृष्ठ होता है अखबारों में, जिसमें संपादक, आप हिंदी अखबार को उठाओगे तो उसमें एक पेज मिलेगा जिस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा संपादकीय, यानी विभिन्न लेखकों के अपने विचार जो है उसमें समाहित होते हैं। तो लेख हैं, आलेख हैं, टिप्पणियां हैं, ये और विचार परक पत्रकारीय लेखन है, ये सारी श्रेणी जो है अखबार में इस प्रकार के लेख जो है होते हैं। संपादकीय लेख क्या होता है? अब मैंने कहा था कि संपादकीय पृष्ठ होता है एक, और उसी के बारे में आगे बता दिया कि संपादकीय लेख होता क्या है। यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछ लिया गया है। संपादकीय पृष्ठ यानी पेज होता है अखबार में, और उस पर जो है संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़, अपनी छवि माना जाता है, क्योंकि बड़े अच्छे लेख उस पर लिखे होते हैं। तो संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय व्यक्त करते हैं संपादक लोग, लेखक लोग। स्तंभ लेखन क्या होता है? स्तंभ लेखन भी एक विचारपूर्ण लेखन होता है, प्रमुख रूप से होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, अर्थात उनका खास विचार होते हैं, वो जाने जाते हैं, तो उनकी अपनी एक शैली भी उसमें विकसित हो जाती है, बढ़ जाती है, उसी शैली में वो लिखते हैं। संपादक के नाम पाठक के पत्र कहाँ प्रकाशित होते हैं? ये संपादकीय पृष्ठ ही होता है, और दोनों ही तरफ जो है लाइन लगा के एक स्तंभ बना दिया जाता है, एक आधार बना दिए जाते हैं, और उनमें जो है संपादक के नाम पत्र जो है वो लिखे होते हैं। तो अखबारों का एक स्थायी स्तंभ होता है, यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। तो इसमें जो पढ़ने वाले होते हैं वो अपने विचार भेजते हैं न्यूज़ एजेंसी को, अखबार एजेंसी को। तो इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं, लोगों की समस्याओं को भी अखबार के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से सामने रख देते हैं। तो ये है। अब नेक्स्ट पर जाते हैं क्वेश्चन पर, ज़्यादा ही आगे चले गए भी। तो ये था, विशेष लेख लिखने वाले को किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? एक विशेष और अच्छा लेख जो है लिखने के लिए एक लेखक को कैसी शुरुआत करनी चाहिए?
कि विशेष लेखन के लिए कोई निश्चित लेखन शैली नहीं होती है। ज़रूरी नहीं होता कि किसी एक ढंग से लिखें, तो हर लेखक की अपनी अपनी शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबार और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हो तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जो अखबार में आते हैं। उन विषयों की बात यहाँ पर की गई है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन पर, जो हमारा दूसरी तरफ होगा, राइट हैंड। सफल साक्षात्कार के लिए क्या जरूरी है? इंटरव्यू के लिए एक पत्रकार के लिए को क्या क्या बातें जो है उसके पास होनी चाहिए एक सफल पत्रकार के लिए? यह जरूरी है कि आप किस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहे हैं और किस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हैं, साक्षात करने जा रहे हैं, तो उसके पास उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी जरूरी है। वही एक उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में, उस घटनाओं के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में, रुचियों के बारे में सब जानकारी होना आपके पास जरूरी है। तभी आप सफल साक्षात्कार कर सकेंगे, किसी का सही तरह से इंटरव्यू ले सकेंगे। टीवी और रेडियो पर लेखन के लिए क्या प्रबंध होता है? अधिकतर जो समाचार पत्र हैं या पत्रिकाओं के अलावा टीवी रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अपने अलग डेस्क होता है, यानी अलग एक स्थल होता है, जगह होती है, जहां पर एक डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह होता है, अलग से एक समूह भी होता है। उसी को हम जो है विशेष लेखन के लिए प्रबंध होता है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मैंने प्रारंभ में ही बताया था, सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट माध्यम, जिसको हम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना प्रिंट या मुद्रित माध्यम या छपाई माध्यम, जो अखबार आदि, जो पत्रिकाएं आदि लिखी जाती है वो। भारत में पहला छापाखाना कब, कहां और किसने खोला था? तो आया था, ये पीछे भी आया था एक प्रश्न में। तो सबसे पहला छापाखाना गोवा में सन 1556 में खोला गया था। इसे मिशनरियों ने, यानी अंग्रेज लोगों ने अपने धर्म की पुस्तक प्रचार करने के लिए, छापने के लिए जो है लगाया था इस छापेखाने को। लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर होता है? हम समझते हैं, कई व्याकरण के अनुसार नहीं बताना है कि आपको लिखित और मौखिक भाषा में। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है, यानी व्याकरणिक परिचय की मांग करती है, जबकि बोलने में एक स्वतः अपने आप एक स्फूर्तता, यानी लगातार बोलते जाना होता है। आप व्याकरण के अनुसार लिखित व मौखिक नहीं समझना, ये प्रश्न जो है ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है, और व्याकरण के अनुसार जो लिखकर प्रकट की जाती है वो लिखित भाषा होती है, जो बोलकर प्रकट नहीं, आपको ऐसे बताना है जैसे यहाँ पूछा गया है कि ये अनुशासन की मांग करती है लिखित भाषा, जबकि बोलने में स्फूर्तता होती है, यानी निरंतरता होती है। टीवी खबरों के विभिन्न चरण लिखिए। आया था ये विभिन्न चरण, जो है पिछले क्वेश्चन में आ गया था। कुछ क्वेश्चन दोबारा रिपीट है, ये ध्यान दे लेना। तो जैसा कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ था, फिर ड्राई एंकर था, फिर फोन इन है, फिर एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है, उसके बाद एंकर लाइव है, एंकर पैकेज है। तो इस प्रकार जो है ये जो है 7 चरण होकर निकलता है। एंकर बाइट से आप क्या समझते हैं? अब इसके बारे में कुछ के बारे में बताया है मैंने, ज़्यादातर इनके बारे में आपको बताया था कि क्या क्या ये होते हैं। सॉरी, तो एंकर बाइट के बारे में आप क्या समझते हैं? टेलीविजन पत्रकारिता में ब्राइट लिख रखा है, बाइट होता है, बाइट का अर्थ कथन होता है। क्या समझते हैं कि टेलीविजन पत्रकारिता में ब्राइट का काफ़ी महत्व है? टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित ब्राइट जो है वो दिखाई जाती है, बाइट दिखाई जाती है, सॉरी। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही घटना के में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने उस घटना को देखा है, उनसे संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाया जाता है, इसलिए बाइट का अर्थ कथन होता है। तो सुनाकर इस खबर को प्रमाणिकता दी जाती है, यानी सबूत सहित उस खबर को प्रस्तुत किया जाता है। इंटरनेट और पत्रकारिता में क्या संबंध है, यानी दोनों में क्या संबंध है? इंटरनेट जहां सूचनाओं को आदान प्रदान करने का बेहतरीन, बहुत अच्छा तरीका है या जरिया है, औजार है, वहीं इसका दूसरा जो है दुष्प्रभाव भी है। ये अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है इंटरनेट।
इंटरनेट पर पत्रकारिता के दो रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम जो औजार के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी खबरों के संप्रेषण भेजने के लिए हम तुरंत अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, तो एक अच्छा माध्यम है, इंटरनेट का उपयोग है। और दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक दूसरे के पास, एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए या वीडियो के जरिए या समाचारों के संकलन या खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट संचार का माध्यम का प्रयोग कैसे किया जाता है वो यह बताया गया और उसकी बुराई भी बताई गई कि क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन करना, खबरों का आदान प्रदान करना, यही इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब अखबारों का इंटरनेट पर प्रकाशन करना। आज कोई भी अखबार आप इंटरनेट पर देख सकते हो, और खबरों का आदान प्रदान करना भी, आप अपनी सूचनाओं को एक दूसरे के पास भेजते हो तो वो इंटरनेट के माध्यम से आप भेजते हो। तो ये था 34 क्वेश्चन थे, 34 क्वेश्चन थे, तो इनमें एक दो दोबारा से रिवाइज हुआ है। तो आप जो है इन सब को अच्छे प्रकार से याद कर लीजिए, क्योंकि एक ही इनका आधार है इस सूचनाओं के बारे में जानकारी रखना, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार से देख लीजिए और फिर अगले क्वेश्चनों के बारे में फिर समझाएंगे। ओके, इतना ही।